इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय के पत्रकार और उस समय के पत्रकारों ने जो किताबें लिखी हैं, कई किताबें ऐसा बताती हैं, उस समय के एडिटोरियल्स ऐसा बताते हैं कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, कई नेता थे जो नहीं चाहते थे कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। खैर, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। एक युवा प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी की उम्र बहुत कम थी, उनके सामने ढेर सारे चैलेंजेस थे। जैसे उस समय एक बड़ा मुद्दा था, पंजाब का आतंकवाद चरम पर था, नक्सलवाद भयावह स्थिति में था। श्रीलंका के साथ मुद्दा आपको बताने की जरूरत नहीं कितना खतरनाक था, और मुद्दा इतना खतरनाक था कि इसी मुद्दे के चक्कर में राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। पाकिस्तान के साथ तनाव चल ही रहा था। ये वही समय है शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का, कि हम अमेरिका के साथ जाएं कि रूस के साथ जाएं। बहुत सारे मुद्दे थे। एक कम उम्र के प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। ये चैलेंजेस बहुत कम थे अगर मैं आपको बोलूं तो। क्यों? क्योंकि जो ऐसा चैलेंज आने वाला था जिसने राजीव गांधी जी के रातों की नींद गायब कर दी। जी हां, 16 जनवरी 1985 को एक कार्यालय का नाम था हेली रोड के कार्यालय में कुछ खुफिया तंत्र के अधिकारी छापा मारते हैं। वह जब छापा मारते हैं तो वहां पर टेबल में दारू की बोतलें रखी थी, कुछ लोग बैठे थे, एक व्यक्ति मेन चेयर पे बैठा था और टेबल में कुछ फाइलें रखी थी। वो जो फाइलें थी इतनी खतरनाक थी कि आपको पता नहीं होगा। उन फाइल्स में अभी आधे घंटे पहले जो कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है वो फाइल भी सामने रखी थी उस टेबल में। अंदाज लगाइए कितना संवेदनशील मामला था ये। आपको पता जानकारी होगी, नहीं हो तो बता दूं मैं आपको, कि जो मंत्रालय होते हैं, जो कोई मंत्री बनता है तो वो पहले शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ, कि मंत्रालय का कोई भी डिसीजन बाहर नहीं जाएगा जब तक कि पब्लिकली ना किया जाए उसे। बहुत सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि छोटा से छोटा डिसीजन देश की दिशा बदल सकता है, देश के हालात खराब कर सकता है, विदेशी तंत्र खराब कर सकता है। बहुत बड़ी चीज होती, बहुत संवेदनशील चीजें होती हैं। जब उस टेबल पर पड़ी हुई फाइल्स पर नजर गई उन अधिकारियों की, तो सबके पांव तले जमीन खिसक गई। जी हां, आज इसी विषय पर होगी चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला, आप देख रहे हैं संदीप सर जी के। हमने आपको बताया कि जिस तरीके से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुंवर नारायण। अब इसका रियल नेम कुंवर नारायण था कि नहीं था, यह भी एक डाउट है। जी हां, कई जगह पर इसका नाम चित्तर वेंकट नारायण भी बताया गया है। जिस टेबल पर फाइल्स रखी थी, दारू की बोतल रखी थी, वहां पर जो मेन चेयर थी, मेन चेयर पे यही व्यक्ति बैठा हुआ था, कुंवर नारायण। हम इस व्यक्ति को कुंवर नारायण बोलेंगे। इसके बहुत सारे नाम किताबों में और आपका आर्टिकल्स में, न्यूज में देखने को मिलते हैं। अब मामला क्या था, पहले हम कुंवर नारायण के बारे में जानते हैं। ये जो कुंवर नारायण है ये कहां का है, ये भी एक डाउट है। एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि केरला का था, केरला में जन्म हुआ। बचपन के बारे में बिल्कुल जानकारी मालूम नहीं चलती इस व्यक्ति की। और एक जानकारी ये मालूम चलती है सीधा कि ये आर्मी के जो पोस्टल सर्विसेज है उसमें नौकरी करता था, क्लर्क की। आर्मी का जो पोस्टल सर्विसेज में जो क्लर्क की नौकरी करता था, जितनी चिट्ठियां आती हैं, अब तो व्हाट्सएप का दौर है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है 2026 में। मैं बात कर रहा हूं 1980 के आसपास की और पहले की। जो इंफॉर्मेशन चिट्ठियां आती थी, परिवारों की चिट्ठी हो, सरकारी चिट्ठियां हो, खुफिया चिट्ठी हो, क्योंकि उस समय पूरा दौर चिट्ठी का था। अगर आप देखें तो सन 2005 तक बड़ा दौर था चिट्ठियों का। गोपनीय चीजें भी चिट्ठी के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से भेजी जाती थी। ये व्यक्ति उन चिट्ठियों को पढ़ता था और इससे उस समय अंदाजा हो गया था कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंफॉर्मेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप इंफॉर्मेशन का खेल क्या क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन से क्या क्या जानकारी जुटाने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन का क्या यूज कर सकते हैं, अरबों करोड़ों रुपए इसके ऊपर बरस जाएगा। खुफिया माइंड था ये व्यक्ति, डेंजरस माइंड था। इसने दिमाग में क्लिक किया कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन का राजा बनना है। अब वो इंफॉर्मेशन फिर आपको पता है क्या करना है, किसी को बेचना है, उससे पैसे लेना है, सीधी सी बात है। इसने आर्मी का जो पोस्टल सर्विसेज था उसको ज्वाइन किया, कुछ साल नौकरी की, और जैसे इसको मालूम चला कि अब समय आ चुका है, इसने धीरे से वो नौकरी छोड़ी और एक प्राइवेट नौकरी ज्वाइन की। प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करने के बाद एक कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी में इसने
दिल्ली का रीजन मांगा, दिल्ली का इसको उस जोन का हेड बनाया गया, क्योंकि खुफिया तंत्र तो था ही, दिमाग व्यक्ति था ही, बहुत तेज दिमाग था इसका। जब ये दिल्ली में पोस्टिंग इस व्यक्ति की होती है तो ये जो लुटियंस दिल्ली का इलाका है, जहां पे पूरे बड़े अधिकारी, मंत्रालय, सब कुछ है, अगर आप दिल्ली के बारे में जानते होंगे तो जो लुटियंस दिल्ली का इलाका है वहां पे हर एक अधिकारी, मंत्रालय, जो भी देश के सर्वोच्च चीजें होती है सब वहीं पाई जाती है। उसने वहां पर ऑफिस लिया। ऑफिस का जो नाम था वो था हैली रोड कार्यालय। जी हाँ। अब उसके बाद इसने क्या किया कि हैली रोड कार्यालय में ऑफिस लेने के बाद इसने अपनी नौकरी में रहते हुए, जब आर्मी पोस्टल सर्विसेज में था, उससे बहुत सारी क्लर्कों से दोस्ती बना ली थी। इसको एक चीज क्लियर थी कि कोई भी बड़ा अधिकारी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, आईएएस अधिकारी हो, वो फाइल खुद नहीं लिखता, वो डिसीजन लेगा। वो फाइल लिखने का काम, फाइल को यहां से वहां ले जाने का काम क्लर्क करते हैं, बाबू लोग करते हैं। इसने बड़े अधिकारियों को नहीं छुआ, इसने क्लर्क लेवल के बाबू लोग टाइप के लोगों से दोस्ती की। दोस्ती कैसी? दारू वाली दोस्ती। महंगी महंगी दारुआं पिलाता था, इवन लड़कियां सप्लाई करता था, कुछ पैसे भी देता था। और अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको मैं कि ये जो पैसे देता था कम अमाउंट देता था। उसका रीजन था कि इसने बाद में कबूला, जब पकड़ा गया, कि अगर ज्यादा पैसा देगा तो ऐसा ना हो कि सामने वाले को शक हो जाए कि यार इतना पैसा दे रहा है, कुछ फाइल में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो ये कम पैसा देता था, खूब दारू बांटता था, खूब पैसा देता था, माफ कीजिएगा, खूब दारू बांटता था, बहुत लड़कियां सप्लाई करता था। लेकिन पैसा की बात अगर आती है तो इसने खुद एक्सेप्ट किया था बाद में कि पैसा कम देता था। इसने हर मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जितने मंत्रालय हैं सबके बाबू और क्लर्कों को अपनी शिकंजे में रखा था। किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये व्यक्ति उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। कैसे इंफॉर्मेशन लेता था? मान लीजिए कोई रक्षा मंत्रालय का क्लर्क है, बाबू है, उससे बात की, क्या हो यार आज दारू पीते हैं, बुलाया उसको, लड़की की व्यवस्था कर दी, और यार काम करना, वो वाली फाइल ले आना साथ में। तो शुरू में लोग सोचते थे भाई क्यों मंगा रहा है। धीरे धीरे जब उनकी दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद यार पढ़ना है, यार इन्फॉर्मेशन लेना है, जानकारी हो या क्या क्या चल रहा है देश में, इस टाइप की बातें करता था। वो फाइल लेके आते थे बैग में छिपा के, ये उनको दारू पिलाता था, लड़कियां परोसता था। उस बीच ये उस फाइल को अपने असिस्टेंट को भेजता था और एक फोटोकॉपी की दुकान में जाता था, वहां पूरी फोटोकॉपी कराता था, और उसके बाद में 1 घंटे के अंदर वो फाइल उनके बैग में डाल देता था। अब वो फाइल की जो कॉपी है वो अपने पास रखता था और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेता था। वो इन्फॉर्मेशन फिर आगे बेचता था। किसको बेचता था, कितना पैसा लेता था, वही हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोई एक मंत्रालय के क्लर्क से सी दोस्ती है, अब कोई और बाबू आया, नया क्लर्क आया, तो ये क्या करता था कि उनके थ्रू चेन बनाता था कि भाई एक से दोस्ती है, ए पर्सन से, वो ए पर्सन के माध्यम से बी को पकड़ता था कि यार उसको भी लेके आओ यार, अच्छी दारू पिलाएंगे। अब लोग दारू के चक्कर में, कुछ पैसे के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में आते थे, और धीरे धीरे दोस्ती होती थी, और दोस्ती होने के बाद उसका फाइल मंगाना शुरू करता था, वो फाइल की कॉपी करता था। ये इतना सेंसिटिव मामला था कि मैं आपको बताऊं कि रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और जितने महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी इसके पास रहती थी। इतनी खतरनाक इंफॉर्मेशन होती थी कि मैंने आपको बताया कि जब इसको पकड़ा गया 16 जनवरी 1985 को, तो जो कैबिनेट में आधे घंटे पहले डिसीजन लिया गया है वो फाइल इसके पास थी। अब अंदाजा लगा लीजिए कितनी पकड़ थी इसकी। जैसा कि मैंने बताया कि क्लर्क और बाबुओं को पकड़ता था। अब ये पकड़ा कैसे गया? जिस फोटोकॉपी की दुकान में इसका जो असिस्टेंट था फोटोकॉपी कराने जाता था, वहां पर एक इंस्पेक्टर थे वेद प्रकाश। वो एक दिन गए किसी काम से, निजी काम से, और इत्तेफाक से इंस्पेक्टर साहब थे तो जो फोटोकॉपी वाला था वो मित्रता मान लीजिए या दोस्त जो भी मान लीजिए, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब किसी दुकान में जाएंगे बार बार फोटोकॉपी कराने के लिए, तो दुकान वाले ही बोलते हैं साहब आ गए। भाई इंस्पेक्टर तो बड़ी पोस्ट होती है, तो आप उससे दोस्ती मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, आप समझ सकते हैं। तो इंस्पेक्टर साहब गए थे वहां फोटोकॉपी कराने के लिए। जब फोटोकॉपी करा रहे थे तो वहां पर एक फाइल में उनकी नजर पड़ी, और वो फाइल बड़ी खुफिया फाइल थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का लोगो लगा हुआ था। तो उन्होंने सोचा यार इतनी खुफिया फाइल यहाँ क्या कर रही है। उन्हें हल्की नजर मारी थोड़ा सा, अब भाई इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर भी छोटी पोस्ट तो नहीं यार, वो भी खुफिया माइंड होगा। उन्हें हल्की नजर मारी और वो समझे कि कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद उन्हें फोटोकॉपी वाले से बात की कि भाई मैं डेली आऊँगा और यहाँ पे बैठूंगा, काम करूंगा। फोटोकॉपी वाला ठीक है, वो डेली वहाँ बैठना शुरू हो गए।
अब एक व्यक्ति आता था फाइल लेके, वो फोटोकॉपी कराता था और चला जाता था। धीरे धीरे उन्होंने सबूत इकट्ठा किया कि भाई ये कोई बहुत बड़ा मामला लग रहा है, क्योंकि ये सारी सीक्रेट फाइल लेके आ रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री की, होम मिनिस्ट्री की, फॉरेन मिनिस्ट्री की, जितने बड़े मंत्रालय हैं सबकी सीक्रेट फाइल्स, इवन ऐसी फाइल लेके आ रहा है जिस पे चर्चा हो रही है, बड़ा डिसीजन होने वाला है, वो फाइल भी इसके सामने है। कौन है भाई ये? उन्होंने उस समय के एक आईबी के बड़े अधिकारी को सूचित किया कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने इस मुद्दे को सीरियस लिया और कुछ अधिकारियों को भेजा, जांच पड़ताल की गई। बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिले और इधर कुछ उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिली इस मामले में, तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन जो इंस्पेक्टर वेद प्रकाश थे, वो इस मामले की गंभीरता को समझ चुके थे। उन्होंने और जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद कुछ ठोस सबूत जुटाए। ठोस सबूत जुटाने के बाद किसको दिया? आईबी के अधिकारियों को। तब सरकार जागी। उन्होंने आईबी के कुछ अधिकारियों को पीछे लगा दिया। उस व्यक्ति के कई दिनों तक रेकी की गई, उसका पीछा किया गया कि कहाँ जाता है, कौन है, कौन कौन इसके ऑफिस में आता है, कार्यालय कहाँ पे है, क्या होता है, लड़कियां आती हैं, दारू आती है, हो क्या रहा है यहाँ पे। जब प्रॉपर एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया तो 16 जनवरी 1985 को उस ऑफिस में, उस रूम पे, हैली रोड कार्यालय पर छापा मारा गया। जैसे अंदर घुसे तो कई मंत्रालय के बाबू बैठे हुए थे, दारू पी रहे थे, बहनी महंगी दारू रखी थी और लड़कियां थी। लड़कियां क्यों थी? भजन करने के लिए तो नहीं थी, आपको पता है क्यों रही होंगी वो, है ना। उसके बाद में फाइल पर नजर पड़ी तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आधे घंटे पहले जिस फाइल पर डिसीजन हुआ है वो फाइल सामने पड़ी हुई है। पैरों तले जमीन खिसक गई। उस समय प्रधानमंत्री तक ये बात गई, वो भी हिल गए। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में उनको अपना संबोधन देना पड़ा इस विषय पे। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ मामला है। अब मामला बहुत सीक्रेट भी था, क्योंकि भाई गोपनीय सूचनाएं हैं। अगर ये बात विदेश में जाएगी, लोगों तक जाएगी कि गोपनीय सूचनाएं लीक हो रही हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस से लीक हो रही हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस से लीक हो रही हैं, तो क्या होगा। इसमें एक और व्यक्ति शामिल थे जिनका नाम था पी गोपालन। उनका भी नाम आया था इसमें। अब पी गोपालन कौन है? आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत बड़ा पद होता है, बताने की जरूरत नहीं है। उनके एक व्यक्ति होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं। भाई प्रधानमंत्री तो एक पॉलिटिकल आदमी है, उनको टेक्निकल चीज नहीं पता ना, तो उनको सलाह देने के लिए एक व्यक्ति होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बहुत खुफिया माइंड, सीनियर आईएएस ऑफिसर। और ऐसा मान के चला जाता है कि जो प्रधानमंत्री कोई भी काम करेंगे बिना प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछे नहीं करते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ही पूरा दिमाग होता है कि प्रधानमंत्री को क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी स्कीम आएगी, कौन सी स्कीम नहीं आएगी, क्या डिसीजन होगा, सब कुछ। उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीसी अलेक्जेंडर, बहुत बड़ा नाम थे वो। पीसी अलेक्जेंडर के एक ऑफिस के असिस्टेंट थे सीनियर, जिनका नाम था पी गोपालन, वो भी इसमें शामिल थे। मामला बहुत गंभीर हो गया कि प्रधानमंत्री, क्योंकि आपको पता है सभी मंत्रालयों की फाइल प्रधानमंत्री के पास जाएगी। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसको देखेंगे, समझेंगे, प्रधानमंत्री से डिस्कस करेंगे, और जो फाइल वहां जा रही है वहां पे एक व्यक्ति बैठा है जो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, पी गोपालन नाम का। मामला बहुत गंभीर था। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने इस पर पूरा वक्तव्य दिया कैसी बात है। मामला कोर्ट में गया, गिरफ्तार किया गया, और बाद में ये निकल के आया कि ये व्यक्ति जो है ये फ्रांस, पोलैंड और उस समय का जो वेस्ट जर्मनी था और भी कंट्रीज को इन्फॉर्मेशन देता था। और 25 सालों में इसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे लगभग $10 लाख रुपए इसने कमाया था। आपको बता दें दिल्ली में कई फार्म हाउस थे इस व्यक्ति के। जब ये मरा तो इसके मरने के बाद ये बात आई कि भाई इसकी जो संपत्ति है किसको दी जाए, तो इसकी बीबी को ढूंढा गया, कौन है पता ही नहीं चला बीबी कौन है। जिसको बोलता था बीबी, वो बीबी नहीं थी, कोई और थी। इसने जिसका बेटा बताया था कि ये मेरा बेटा है, वो बेटा नहीं किसी और का बेटा था। मतलब बहुत ही बिल्कुल भाई खुफिया आदमी था, जासूस आदमी था। जासूस आदमी कैसा होता है, आपने धुरंधर मूवी देखी होगी। धुरंधर में जिस तरीके से दिखाया जासूसों को कितना ज्यादा चीजें मैनिपुलेट करना पड़ता है, कितनी चीजों को छिपाना पड़ता है, कितनी चीजों को हाइड करना पड़ता है। फाइनली इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति के साथ में 19 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। और मामला कितना गंभीर था आप ये जानिए कि 2100 पेज की चार्जशीट बनी, 188 गवाह इसमें शामिल हुए और इस व्यक्ति को जेल में डाला गया। तो ये है कूपर नारायण, जिसे किस नाम जानते हैं, चित्तर वेंकट नारायण के नाम जानते हैं। और ये खतरनाक जासूस था। मुझे लगता है आजाद भारत में इतना बड़ा जासूसी कांड शायद कभी नहीं हुआ, इतना डेंजरस कि
प्रधानमंत्री ऑफिस में ही सेंध लगा दी इस व्यक्ति ने। ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। स्टोरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी और स्टोरीज, ऐसी और कहानियाँ, ऐसी सच्ची घटनाएं, जरूरी नहीं कि जासूसी की दुनिया से हों, और भी खबरें हो सकती हैं, और भी हिस्ट्री वाले पॉइंट हो सकते हैं, टॉपिक हो सकते हैं, पॉलिटिक्स वाले हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले हो सकते हैं, किसी प्रकार का अगर आपको सच्ची, झूठी कहानियाँ नहीं, मनगढ़ंत नहीं, सच्ची कहानियाँ जानने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि साहब इस टॉपिक में वीडियो बनाइए। हम जितनी जल्दी हो सकेगा उस पर रिसर्च करेंगे, प्रॉपर रिसर्च करेंगे और एक अच्छी सी स्टोरी फ्रेम करके आपके सामने पेश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।